हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जितने भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे भी हिंदी के व्याकरण की जरूरत पड़ती है, वहाँ आपके लिए ये रामबाण है। एक हम ट्रिक के साथ व्याकरण जो पूरा कंप्लीट सीरीज कराएंगे, जो ट्रिक के माध्यम से पूरा समझ में आएगा आपको। और अच्छे से एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे भाषा से। तो हम भाषा को समझेंगे पूरा एक एक चीज इतना विस्तार से समझेंगे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाषा यानी लैंग्वेज, इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा। अब देखेंगे परिभाषा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव और इच्छाओं को बोलकर, लिखकर या संकेतों या दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों को विचारों को समझाता है। जैसे एक लड़की एक लड़का है, दोनों आपस में भाषा को समझ रहे हैं। आप मनुष्य हैं, तो किसी जानवर का भाषा तो नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार ये लड़का-लड़की एक है तो समझ रहे हैं। चलिए, भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा कितने रूप के होते हैं? 3 रूप होते हैं भाषा के। कौन-कौन से? पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा उसे क्या कैसे समझेंगे? मौखिक भाषा बोलकर विचार या प्रकट करना, जैसे बातचीत, भाषा या कहानी सुनना। बात करके या किसी का स्पीच सुन के या किसी का गाना या किसी सुन के। अब लिखित भाषा है, लिखित को लिखकर या प्रकट करना होता है। लिखकर जैसे पत्र, पुस्तक, बुक, समाचार, ईमेल या व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं, लिख के समझाते हैं आप। और एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में होता है इशारों से इशारों से, संकेतों या इशारों से। नैना की बात नैना ही जाने। आप लोग से अच्छा कोई नहीं जान सकता। ट्रैफिक पुलिस के इशारे मूक वाद्यों के भाषा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तो ट्रैफिक पर हाथ से दिखा रहे हैं, तो ऐसे इशारा से सांकेतिक भाषा होती है। अब देखेंगे भाषा का महत्व। ज्ञान की प्राप्ति का साधन। दूसरा है विचार विनिमय का माध्यम होता है और तीसरा समाज को जोड़ने वाली कड़ी। अब देख सकते हैं किताबों से, बोलकर और हाथ मिलाकर। चौथा है संस्कृति का वाहक। इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। हिंदी भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक-एक चीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, वो भी फिगर के साथ, चित्र के साथ आपको, जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे क्या हो रहा है। बस आप देखते रहिए और सुनते रहिए, जो इम्पोर्टेंट है आप नोट करते रहिए। आपका ये हिंदी पढ़ लें आप, समझिए कि आपको कहीं हिंदी की ज़रूरतें नहीं पड़े पढ़ने की। अब देखेंगे एक-एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, बोलकर विचारों का आदान-प्रदान करना। अब इसके बारे में परिभाषा देखेंगे। भाषा का वो रूप जिसे विचारों और भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है और सुनकर समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब प्रमुख उदाहरण आप देख लीजिए। बातचीत, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संवाद होती है। भाषण, किसी विषय पर विचार व्यक्त करना, जैसे नेता लोग भाषण स्पीच देते हैं। अब कहानी सुनना, जैसे दादी अम्मा का घटनाओं का रोचक वर्णन, कहानी सुनाती हैं। आप लोग बचपन में बहुत से कहानी सुने ही होंगे। टेलीफ़ोन पर बात, दूर बैठे व्यक्ति से संवाद करना, जैसे आप किसी मित्र से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। आप हैं मुंबई में और दूसरा दोस्त है दिल्ली में, ऐसे टेलीफ़ोन से बात करना। 5वां है वाद-विवाद, पक्ष-विपक्ष से तर्क प्रस्तुत करना, साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू में दिया जाता है। अब विशेषताएँ इसका देखेंगे। विशेषताएँ स्वाभाविक और सहज भावों में अभिव्यक्ति, स्वर, लहजे के महत्व और अस्थायी होती है। इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यह भाषा को सबसे पुराना और मूल रूप है। बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे लिखित भाषा। मौखिक देख लिए, अब लिखित भाषा। लिखकर विचारों का संरचना। परिभाषा, भाषा का वो जिसमें विचारों और भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है, उसे लिखित भाषा ही कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक, ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, ईमेल, संदेश, निबंध, लेखक, सरकारी दस्तावेज। विशेषताएँ देख लीजिए, अस्थायी रूप से और ज्ञान का संचय, प्रामाणिक और मानक रूप। अब इसका इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यह भाषा का स्थायी और मानक रूप है। इसका प्रयोग ज्ञान और सुरक्षित रखने का दूर तक पहुँचाने के लिए किया जाता है।
अब देखेंगे संकेती भाषा जो इशारों से है। परिभाषा भाषा का वो रूप जिसमें विचारों और भावों को संकेतों इशारों से प्रकट किया जाता है, उसे संकेती भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस के इशारे, मूक बधियारों की भाषा, खेलों के संकेत, सैन्य गुप्त संकेत, दैनिक जीवन के इशारे, पशु पक्षियों की भाषा, ये सब। अब अमौखिक संचार, दृश्य आधारित सीमित दायरा और सार्वभौमिक नहीं है। इंपॉर्टेंट में यह भाषा मुख्य रूप से मूक बधियारे के लिए वरदान है। इसका प्रयोग तब होता है जब मौखिक या लिखित भाषा का संभव ना हो। अब अब देखेंगे, पढ़ेंगे वर्ण, हिंदी व्याकरण। अब वर्ण देखेंगे, वर्ण भाषा की वो छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे जो छोटी इकाई। ये आपके एग्जाम में तो वेरी महत्वपूर्ण है। आपके क्वेश्चन में जरूर एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या आता है। शब्द आ जाएगा, वाक्य आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा, पद आ जाएगा, तब क्या करेंगे? छोटी इकाई वर्ण लगाएंगे। परिभाषा देखेंगे, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर होते हैं, दूसरा व्यंजन होते हैं। स्वर देखेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसके भेद देखेंगे, भेद कितने होते हैं? दो, हास्य और दीर्घ होता है। हास्य में कौन सी है? अ, ई, उ, री, जो चार होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ में देखेंगे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, औ, जो सात होते हैं। अब व्यंजन में देखें जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। भेद देखेंगे इसका, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म होता है। स्पर्श में कौन से होते हैं? क वर्ग से प वर्ग जिसमें 25 होते हैं। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व जो 4 होते हैं। उष्म स, स, ह जिसमें 4 होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से बताया गया है। अन्य वर्ण देखेंगे, अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं? जो अंक होता है अनुस्वार विसर्ग होता है। संयुक्त व्यंजन में देखेंगे, छ, क और स से बनता है छ। त्र कैसे बनता है? त प्लस र से बनता है त्र। ज्ञा कैसे? इया से बनता है ज्ञा। स्र से बनता है स और प्लस र से स्र बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। अब ढ क्या होते हैं? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है ढ को। इंपॉर्टेंट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर। परिभाषा देखेंगे, वे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी की में स्वर कितने होते हैं? 11। आप देख सकते हैं अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास्य स्वर में क्या कहते हैं? सबसे कम समय लगता है उच्चारण करने में, जैसे अ, ई, उ, री होता है। और दीर्घ में हास्य से दुगुना होता है, आ, ई। आप मुंह से देखिए, आ मतलब ज्यादा समय लगता है, हास्य से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और प्लुत स्वर में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है, ओम, हे राम। देख सकते हैं आप। अब इम्पोर्टेंट में व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वरों का रूप बदला जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। कोई मात्रा नहीं होती है। जितने नोट है ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण। परिभाषा देखेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और जिनके उच्चारण से हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ से होता है क। हिंदी के व्यंजन, हिंदी कितने व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इस स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब देखेंगे क वर्ग से, जैसे कमल, खरगोश, गमला, घर। ढ च वर्ग से अब देखेंगे, मतलब चरखा, छतरी, जहाज, झंडा, इया। ये होते हैं कहाँ तक होते हैं? प वर्ग तक। अब अंतस में देखेंगे य, र, ल, व होते हैं जो ऊपर अभी देखे हैं। उसमें कौन से होते हैं? स, स, ह। ये फिगर के साथ समझाया गया है जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब अन्य व्यंजन देखेंगे, संयुक्त व्यंजन जो ऊपर देखें, छ कैसे बनता है? क और स से। र कैसे बनता है? त और र से। देखें द्विगुण उच्चित व्यंजन, ढ से सड़क होता है, ढ से पढ़ना। अब देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट नोट, व्यंजनों को शुद्ध रूप हलंत के साथ होता है, जैसे क, च, ट। उच्चारण के समय अस्वर मिलाया जाता है, जैसे क हलंत प्लस अ।
जैसे क, जैसे अ का स्वर में मिलाया जाता है, इसी प्रकार हो जाएगा। अयोगवा, अयोगवा न स्वर न व्यंजन फिर भी साथ रहते हैं, अयोगवा। परिभाषा अ क, वे वर्ड जो न तो पूर्ण स्वर हो न ही पूर्णतः व्यंजन फिर भी स्वरों के सहारे चलाते हैं, उन्हें अयोगवाक कहते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के बाद है, जैसे जावल का न से ऐसे अयोगवाक होता है, इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अयोगवाक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। देख सकते हैं अनुस्वार का, विसर्ग का चिन्ह। इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का किससे होता है? नाक से होता है, जैसे हंस, गंगा, बंदर और पतंग। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, नमः, दुःखः, पुनः ऐसे किया जाता है। विसर्ग का होता है, जहाँ पे ऐसे बिंदी रहेगा वो अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है जैसे जैसे रहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के नियम, हमेशा स्वर के बाद आते हैं व्यंजनों के साथ क्या आते हैं? क प्लस क त, जैसे त हलंत अय होता है। इम्पोर्टेंट में अयोगवा स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनका गणना स्वरों के साथ की जाती है, लेकिन ये व्यंजन के कार्य करते हैं। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल से बना होता है संयुक्त व्यंजन। परिभाषा, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को आपस में मिलाकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर होता है, आधा होता है, और दूसरा स्वर रहित पूरा होता है। प्रमुख संयुक्त व्यंजन, छ, क प्लस स छ होता है। त्र, त प्लस र प्लस आ फिर होता है त्र, जो अभी ऊपर है, जैसे क्षत्रिय, कच्छा, रक्षक, त्रिशूल, मित्र और पत्र। ज्ञा से हो जाएगा ज्ञानी, विज्ञान। अश्रव से होता है श्रमिक, आश्रम, श्रीमान। अदर में देखना विद्या, द्वार, अन्य संयुक्त देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन इंपोर्टेंट देखते हैं। व्यंजन में पहले व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाए या हलंत हट के साथ लिखा जाता है। अब देखेंगे द्विगुण व्यंजन, जिनके 2 गुण होते हैं। परिभाषा इसका देखेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ के ऊपर उठकर झटके से नहीं आती, वे द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। हिंदी अपनी विकसित ध्वनियाँ होते हैं। 2 प्रमुख द्विगुण व्यंजन होते हैं, जैसे ढ, र। तो ऐसे होते हैं, मूल व्यंजन ढ से विकसित होता है और ढ मूल व्यंजन ढ से विकसित होता है। प्रयोग के नियम, शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं। डमरू, जैसे डमरू ऐसे होते हैं, हमेशा स्वर के बाद बीच या अंत में आते हैं, जैसे सड़क या पढ़ना। ओके, देखते हैं सड़क जो बीच में है, पेड़ जो लास्ट में, ढ के साथ पढ़ना, चढ़ाई, बूढ़ा जो बीच में आ रहा है। ढ शुरुआत में डलिया, डाक, ढ चिड़िया, कीड़ा। ढ कैसे होता है? शुरुआत में ढक्कन, ढोल, बीच के अंत में गढ़ या बुढ़ापा आता है। इनका प्रयोग केवल हिंदी तद्भव शब्दों में होता है, संस्कृत तत्वों में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब उच्चारण, ध्वनियों के बोलने का ढंग। भाषा के ध्वनियों के मुख्य विभिन्न भागों से बोलने की क्रिया को उच्चारण कहते हैं। उच्चारण के स्थान, तालु से क्या देखेंगे? कंठ, मुर्दा देख सकते हैं, दांत, दांत से ओठ, जीवा। अब इसका आपको एक ट्रिक बताते हैं। के टी यम डी ओ, कंठ, तालु, मूर्धन, द्वंद, ओष्ठ होते हैं। केटीएम 2 वर्णों के उच्चारण, कंठ देखेंगे पहला गले से, आ जो क वर्ग से होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ह, ये विसर्ग संख्या होते हैं। तालु से ई, बड़ी च, जो च वर्ग होते हैं, च, छ, झ, ज, य और स भी तालव्य होते हैं। मूर्धा से री, ट वर्ग जो होते हैं, ट, ठ, ढ, 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 र, स, ढ, ढ, ये भी मूर्धन होते हैं। दंत, दांतों से त वर्ग जो होता है, त, थ, ध, ध, न, ल और स भी दंत होते हैं। ओष्ठ जो प वर्ग से होते हैं, प, फ, ब, भ, म, उ, बड़ा उ, ये भी ओष्ठ होते हैं। अब ओष्ठ होठों से उ, बड़ा उ और प, फ, ब, भ, म ये भी होते हैं। अन्य स्थान पे देखें, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ए और एक कंठ तालव्य होते हैं, कंठ ओष्ठ होते हैं, ओ, औ, दंतोष्ठ होते हैं, वह होता है। नासिक से ड़, ड़ जो पांचवा अक्षर होते हैं, जो लास्ट के क, ख, ग के पांचवा अक्षर होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं, पंचमाकार बोलते हैं। अब मात्राएं देखेंगे,
स्वरों के चिन्ह परिभाषा क और आ। क और आ के का बोलते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर के रूप मिलता है उसे मात्रा कहते हैं। कुछ मात्राएँ उदाहरण जैसे जैसे क बोलते हैं तो क आ रहा है वैसे ही आ, जैसे आ का मात्रा टी क्या क टी की, बड़ी की, ऊ ऐसे आप देख सकते हैं। विशेष नियम आर में ऊ का होता है और ऊ की मात्रा में पेट में लगती है रू, रू। में कोई मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। देखिए मात्राओं का सही प्रयोग भाषा को शुद्ध बनाना उसे कहलाता है। अब देखेंगे शब्द। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा वर्णों और अक्षरों को ऐसा निश्चित क्रम या समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो उसे शब्द कहलाता है। व र ड़ ओ मेल से सार्थक शब्द होते हैं जैसे कमल हो गया। स्रोत की उत्पत्ति के आधार पे जैसे तत्सम हो गया तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत भाषा होती है, तद्भव हिंदी होती है, देशज लोक भाषा, विदेशज विदेशी होता है। जैसे तत्सम में होता है अग्नि, सूर्य, मयूर। तद्भव में होता है आग, सूरज, मोर। जैसे अग्नि को क्या बोलते हैं हिंदी में आग, सूर्य को कोई सूर्य संस्कृत भाषा है लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सूरज। मयूर तो बोलते हैं संस्कृत, मोर को हिंदी में बोलते हैं। देशज देशज में हो गया लोटा, पगड़ी, खिड़की ये सब बोला जाता है जो देहाती भाषा में उदाहरण में बोला जाता है जैसे आप लोग बोलते हैं। विदेशी में जैसे डॉक्टर, स्टेशन, चाय ये सब होता है। अब रूच रचना, रचना के बनावट के आधार पर अवरूढ़ जिसे मूल शब्द कहते हैं जैसे दिन, घर, पेड़ जिनके टुकड़े ना हो। यौगिक किससे दो या दो से मिलकर मिलता है। विद्या, धन, आलय, रसोई घर। अयोग रूढ़ जो तीसरा अर्थ निकले जैसे पंकज का कमल हो गया, लंबोदर का गणेश हो गया, इसे बोलते हैं रचना के बनावट के आधार पे। अब देखेंगे प्रयोग। प्रयोग के विकार के आधार पर विकारी किसे कहते हैं लिंग, वचन, कारक बदलने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी किसे अपर्तनीय अव्यय होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, परिवाची हो गया, विलोम हो गया। एकार्थी उससे कहे गंगा, पटना, जनवरी। अनेकार्थी को हो गया कनक, सोना, धतूरा, हारा, माला, परे। परिवाची में जल, नीर, पानी, बारी होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। परिभाषा शब्दों का वर्गीकरण जो उनके मूल स्रोत या जन्म के आधार पर किया जाता है उन्हें हिंदी के शब्दों के 4 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अब देखेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत से होता है, तद्भव हिंदी से होता है। परिभाषा वे शब्द जो संस्कृत भाषा देखो देखिए दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि एक-एक शब्द पढ़ के आपको कुछ बस आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई आपका मेन मुद्दा है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ये नहीं उसके समानार्थक संस्कृत के हो या उससे बस सिंपल समझिए, तत्सम संस्कृत शब्द है और तद्भव हिंदी शब्द होता है। अब देखिए वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हिंदी में जो कहते हो बिना किसी अपना लिए गए उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, मयूर, सर्प, कर्म, विद्या। और तद्भव उसे कहते हैं जैसे कि वे शब्द जो संस्कृत से हैं परंतु वे प्राकृत अपभ्रंश होते हुए भी हिंदी में आने लगते हैं। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए तत्सम संस्कृत है, तद्भव हिंदी होती है। जैसे सूर्य को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं, तत्सम शब्द हो गया। आग और सूरज को और ये उसे बोलते हैं। तद्भव में हिंदी हो गया जैसे कि अग्नि को आग कहते हैं, जैसे कि सूर्य को सूरज बोलते हैं, मयूर को मयूर बोलते हैं और सर्प को साँप बोलते हैं, ऐसे ही तद्भव हो गया। कर्म को काम बोलते हैं। अब देशज में देखेंगे लोटा, पगड़ी, खिड़की जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, लोटा दो, पगड़ी दो, खिड़की, पेट, जूता, थैला, झाड़ू ये सब। अब विदेशी में कहोगे डॉक्टर, स्टेशन, स्कूल, ट्रेन जो इंग्लिश वर्ड में होते हैं। अरबी, फारसी किताब, आदमी, चाय, बाग, बाजार इसे बोलते हैं विदेशी भाषा। निष्कर्ष इन सभी प्रकार के शब्दों के मिश्रण से ही हिंदी भाषा का तत्व भंडार समृद्ध होता है। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। रूढ़ शब्द, मूल शब्द जिनके टुकड़े ना हो सके, जैसे घर। अब घर को क्या करेंगे घर, अब घर प्लस लिखेंगे आर, ये क्या है इसका टुकड़ा कर सकते हैं, घ क्या होता है, र क्या होता है, इसे मिल से बोलते हैं घर। इसे इसे रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं, टुकड़ा नहीं करते। दिन, पेड़, घोड़ा, फूल। अब यौगिक शब्द है, 2 या 2 से अधिक मिलकर बने होते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय उसे विद्या, रसोई, रसोई, धन, दूध वाला, दूध से धन वाला, दूध वाला। प्रति, प्रतिधन, दिन उसे प्रतिदिन बोलते हैं। योग जो तीसरा अर्थ निकले, जैसे पंकज को होगा तो कीचड़ में जन्म होता है तो कमल होता है। लंबोदर जैसे पेट वाला, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश। दशानन जो रावण, जो तीसरा अर्थ निकले। रूढ़ शब्द मूल होते हैं, यौगिक मिश्रण होते हैं और योग रूढ़ जिससे अर्थ वाले तीसरा अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं,
यौगिक रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। परिभाषा वाक्यों के प्रयोग में आधार पर शब्दों से होने वाले परिवर्तन विकार को आधार बनाकर किया गया वर्गीकरण। इनके दो प्रमुख भेद होते हैं। अब देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे परिव्यय शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे संज्ञा देखेंगे लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम में देखेंगे उदाहरण में मैं, हम, मुझे, हमारा सर्वनाम होते हैं। विशेषण में देखेंगे अच्छा, अच्छी, अच्छे। क्रिया में देखेंगे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ा है। अब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण कहते हैं धीरे-धीरे, तेज-तेज, यहाँ, कल। संबंध में देखेंगे ऊपर, दूर। समुच्चय बोधक में क्या देखेंगे? या, किंतु, परंतु। विस्मय बोधक अरे, वाह, हाय, छी। विस्मय बोधक कहते हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष। विकारी अपना रूप बदलता है जबकि अविकारी अव्यय रूप में स्थित एक समान रहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब देखेंगे इसका परिभाषा। शब्दों या वर्गीकरण जो उनके द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ या मतलब के आधार पर किया जाता है। ये हिंदी में 4 मुख्य भेद होते हैं। एकार्थी शब्द जिनका केवल एक अर्थ होते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही निश्चित अर्थ में होता है। जैसे गंगा एक नदी, और पटना एक शहर है, जनवरी एक महीना है, सोमवार एक दिन होता है। अनेकार्थी शब्द में क्या देखेंगे? जैसे कनक, कनक में सोना भी कहते हैं, धतूरा को भी कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं। हार को माला भी कहते हैं, पराजय भी बोलते हैं। तीर को क्या बोलते हैं? बाढ़ भी, किनारा भी बोलते हैं। उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द के 2 होते हैं। जैसे परिवाची या समानार्थी बोलते हैं। जैसे फूल, फूल, फूल। ये 3 प्रकार के होते हैं समान अर्थ वाले। विलोम वितार्थी मतलब उल्टा अर्थ बताने वाला, मतलब कि अलग उल्टा। जैसे सुख का दुख हो गया। देखिए परिभाषा में फूल को भी एक ही है, मतलब कि अलग-अलग है लेकिन वो फूल ही होते हैं। पर वे शब्द जो एक ही शब्द से अर्थ प्रकट होते हैं उसे फूल। जैसे जल का हो जाएगा नीर, पानी, वारी होते हैं। सूर्य को रवि, भानु, दीवार, दिन का भास्कर ही बोलते हैं। हवा को क्या कहेंगे? वायु, पवन, समीर। और विलोम में देखेंगे सुख का क्या होगा? दुख, दिन का होगा रात, जीवन का मरण। अब निष्कर्ष देखेंगे शब्दों के अर्थ को समझकर उनका सही प्रयोग करना ही भाषा का कौशल होता है। दोस्तों हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये हिंदी का क्लास कैसी लगी। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपका एक-एक चीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा फिगर के साथ, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।